खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। दिल्ली में सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है। कभी केजरीवाल के साथ काम कर चुकी किरण बेदी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उधर केजरीवाल की पुरानी साथी शाजिया इल्मी की भी बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं। क्या बीजेपी किरण बेदी को अपनी ढाल बनाकर आम आदमी पार्टी की धार कुंद करना चाहती है? क्या दिल्ली का इलेक्शन केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी होने वाला है, जिसका ऐलान बीजेपी कर चुकी है कि बीजेपी की जानिब से उन्हीं की लीडरशिप में यानी किरण बेदी की लीडरशिप में ही बीजेपी दिल्ली असेंबली इलेक्शन लड़ेगी। इन्हीं मौजूदात पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार असद रजा साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर शुक्रिया। इनके अलावा हमारे साथ कई मेहमान फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के लीडर, वो फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो रहे होंगे। कांग्रेस के लीडर हसन अहमद भी हमारे साथ दरमियान में गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। समाजी कारकुन अन्ना हजारे की एक और सलाहकार साबिक आईपीएस अफसर किरण बेदी बीजेपी में शामिल हो गईं। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह की मौजूदगी में किरण बेदी ने बीजेपी की रुकनियत हासिल की। अमित शाह ने बेदी की सीट का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि वो दिल्ली असेंबली इंतखाबात लड़ेंगी। इस मौके पर किरण बेदी ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हीं की वजह से वो बीजेपी में आई हैं। मेरे जैसा व्यक्ति जो सोचता था अपनी जिंदगी सोशल वर्क में कमिट कर देगी, अपने आप को सोशल वर्क में कुर्बान करती जाएगी और अपने देश को जिस प्रकार है अपने साधनों से उसका बड़ा भला करती जाएगी, आज उसको भी उन्होंने प्रेरित किया उनके साथ जुड़ने का। मेरी यह प्रेरणा उनकी लीडरशिप से आई है। साथियों, किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये उनकी सोच की बात है। आज जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली तो इससे हम सारे लोगों को आश्चर्य हुआ, लेकिन उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी स्वतंत्रता है। वो उस पार्टी में गई हैं, उनको शुभकामनाएं। वो उस पार्टी के लिए काम करेंगी, प्रचार करेंगी, या उनको मुख्यमंत्री के तौर पे उनकी नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी उनको प्रस्तुत करेगी, ये तो अभी देखना होगा, क्योंकि अभी तक की जानकारी के हिसाब से उनको कोई मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है बीजेपी, ऐसा कहीं नहीं है। मोदी जी के ही सहारे दिल्ली की भी नैया पार करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। वो दिल्ली में कांग्रेस के इंतखाबी इंचार्ज अजय माकन ने किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने पर हैरानी जताई है। उन्होंने किरण बेदी पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया है। किरण बेदी जी ने जो ये कदम उठाया है और भाजपा के अंदर गई हैं, मुझे बहुत हैरानी और दुख होता है कि अन्ना हजारे जी का इस्तेमाल दो मुख्य उनके साथियों ने, अरविंद केजरीवाल जी ने पहले और आज किरण बेदी जी ने, दोनों ने अन्ना हजारे जी का इस्तेमाल किया अपने अपने राजनीतिक मंशा को, अपने अपने राजनीतिक एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए। 10 जून 2012 को किरण बेदी जी ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि अन्ना हजारे मूवमेंट प्रो बीजेपी नहीं है, एंटी कांग्रेस नहीं है। तो आज किरण बेदी जी क्या उसका जवाब देती हैं, हम लोग उनसे ये जानना चाहते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तहकीकाकार असद रजा साहब, और फोन लाइन के जरिए भी चंद मेहमान गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। असद रजा साहब, दिल्ली में जिस तरह से इतनी सर्दी में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है, आप किस तौर पर देखते हैं कि बीजेपी ने जिस तरह से किरण बेदी को शामिल करके ऐसे कयास आराया थी कि 3 जो खवातीन लीडर हैं वो एक साथ बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ किरण बेदी ही शामिल हुई। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, वो जिसका वक्त मुकर्रर किया गया था, उसमें सिर्फ किरण बेदी पहुंची, बाकी 2 जयपर्दा और शाजिया इल्मी नहीं पहुंची। किरण बेदी के पहुंचने के बाद जब उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद शाम तक बीजेपी ने यह भी ऐलान कर दिया कि उन्हीं की कयादत में दिल्ली में असेंबली इलेक्शन बीजेपी लड़ेगी। किस तौर पर आप देखते हैं इस मूव को? देखिए, किरण बेदी जी मैं समझता हूं बीजेपी के लिए उम्मीद की किरण बन के आई हैं
और इसीलिए उन्हें इतनी अहमियत दी जा रही है कि वो मतलब उनकी जेर क़यादत इंतखाबात भी दिल्ली के लड़े जाएंगे। इसके अलावा एक चीज और भी है कि चूंकि ये अन्ना हजारे की तहरीक के साथ भी मुंसलिक रही हैं, तो इनकी एक इमेज ये थी कि एक बहुत ईमानदार और एक अच्छे साफ सुथरे समाज की तश्कील में अहम रोल अदा करेंगी। लेकिन ये सही है कि चाहे केजरीवाल साहब हों या किरण बेदी जी हों, इन दोनों ने साबित कर दिया कि उनकी सियासी अज़ायम है, उनके सियासी अज़ायम है और वो इन्हें पूरा करने के लिए जहां केजरीवाल ने एक पार्टी बनाई आम आदमी पार्टी, वहां किरण बेदी जी जो हैं वो बीजेपी के सहारे आ गई हैं और अब एक्टिव। तो क्या जो कांग्रेस इल्जाम लगा रही है कि अन्ना हजारे के मूवमेंट का इस्तेमाल किया गया और उसको अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए, अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसका नतीजा सामने है, क्या इससे इसको आप क्या कहेंगे? देखिए कांग्रेस की इस राय को। उस वक्त तो बहुत से लोग इसके खिलाफ थे, मूवमेंट में जो जुड़े हुए थे अन्ना हजारी तहरीक में, कि कोई सियासी पार्टी बनाई जाए। लेकिन अन्ना हजारे के दो अहम साथी जो केजरीवाल साहब और किरण बेदी साहबा थीं, ये दोनों आज सियासत में आ गए हैं और एक्टिव सियासत में है। तो इसका मतलब यह है कि अन्ना हजारे की मुखालफत में, मतलब उनकी जो तहरीक थी उसकी मुखालफत में वो अब आगे आ गया है। वरना अन्ना हजारे ने तो ये बताया था, साफ तौर पर कहा था कि उनकी तहरीक गैर सियासी है और करप्शन को हिंदुस्तान से हटाना चाहती है। तो अब मैं समझता हूं इन दोनों के लिए ही ये जो असूल हैं, यानी करप्शन को हटाना और जो आला और रफा असूल थे, वो सियासत के मैदान में उन्हें किस तरह आजमाएंगे ये तो वक्त बताएगा। जी, यकीनन ये वक्त बताएगा। लेकिन क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से दिल्ली की सियासत में दिल्ली की वज़ीर आला के कैंडिडेट के तौर पर तमाम सर्वे के मुताबिक एक चेहरा बन चुके थे और बीजेपी कहीं न कहीं से नरेंद्र मोदी के सहारे दिल्ली में भी इलेक्शन लड़ना चाहती थी, तो क्या लगता है किरण बेदी के आने से क्या बीजेपी को भी एक चेहरा मिल गया है दिल्ली में और अरविंद केजरीवाल के सामने किरण बेदी को खड़ा करके क्या मुकाबले को और सख्त कर दिया है, दिलचस्प बना दिया है बीजेपी ने? अब देखना यह है कि जहां से केजरीवाल साहब इलेक्शन लड़ते हैं, अगर किरण बेदी जी को वहां उतारा गया तो ये मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाएगा। और इस दरम्यान हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लीडर सोमनाथ भारती साहब बातचीत के लिए फोन लाइन के जरिए शामिल हो गए हैं। सोमनाथ भारती साहब, किरण बेदी को बीजेपी ने अब ये कहकर एक तो ज्वाइन करवाया, ऊपर से ये कहा कि उन्हीं की लीडरशिप में बीजेपी असेंबली इलेक्शन लड़ेगी। क्या लगता है, क्या अब अरविंद केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी हो गया है, हो जाएगा मामला? और क्या अब बीजेपी को भी एक सीएम का चेहरा मिल गया है, सीएम कैंडिडेट का? देखिए, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है आम आदमी पार्टी की कि किरण बेदी, जो कि आज से 1.5-2 साल पहले कह रही थी कि वो कभी भी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करेंगी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को इतना कोसा कि वो क्यों पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं। वो जो हृदय परिवर्तन कह दे, धर्म परिवर्तन है, घर वापसी कह दे, कुछ भी कह दे, ये कैसे हो गया? ऐसा क्या सगुफा दे दिया किरण बेदी जी को कि वो इस कदर जागरूक हो गई कि भाई अब तो चुनाव भी लड़ेंगी। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी घटना यह है कि बीजेपी बिल्कुल बौखलाहट में इस लास्ट रिजॉर्ट को अपनाई है, एकदम बौखला गई है, लॉस्ट उनका ग्राउंड हो गया है। वो बिल्कुल ही इस वक्त ऐसी स्थिति में है कि उनका कुछ भी होने वाला नहीं है। फिर भी ये लास्ट एक संजीवनी बूटी की तरह हो सकता है, वो सोच रहे हैं वो ये होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होगा ये, क्योंकि दिल्ली की जनता किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, सोमनाथ भारती से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रही है। 49 दिनों के जो सरकार के अंदर रिश्वतखोरी बंद हुई थी, जो बिजली के बिल आगे हुए थे, जो पीने का पानी मुफ्त हुआ था, जो स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़ा था, जो लोगों को एक जीने का स्तर मिला, उसके लिए वोट कर रहे हैं। उनको पता है आज ये फैसला हो रहा है कि कौन आदमी किस कारणवश इस आंदोलन के साथ जुड़ा था, कौन भ्रष्टाचार विरोधी और कौन भ्रष्टाचार के साथ है। जी,
यानी ये कांग्रेस का इल्जाम कि आम आदमी पार्टी के जो लीडरान हैं उन्होंने अन्ना हजारे के मूवमेंट का इस्तेमाल किया अपने को प्रोजेक्ट करने के लिए, अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए। ये जो कांग्रेस का इल्जाम है ये जान लेते हैं हसन अहमद साहब से, कांग्रेस लीडर जो हमारे साथ बातचीत में शामिल हैं। आप फोन लाइन पर बने रहिएगा हमारे साथ। सोमनाथ भारती साहब, हसन अहमद साहब आप क्या कहेंगे? जिस तरह से किरण बेदी ने ज्वाइन किया है बीजेपी को और किरण बेदी को एक चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है सीएम के कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी। नहीं, देखिए, किरण बेदी जब वो डीसीपी थी वो तो शुरू से बीजेपी की एजेंट है। उनका तो ये तो चेहरे बदल रही है। आज उसने बीजेपी ज्वाइन की है उन्होंने, वो तो पहले से बीजेपी का काम कर रही हैं। अन्ना हजारे को तो इन लोगों ने इस्तेमाल किया है। ये आरएसएस के मुखौटे हैं जो माइनॉरिटीज के दुश्मन हैं। ये कभी एनके सिंह निकल कर आ रहे हैं, होम सेक्रेटरी हैं, उनको एमपी बनाया जा रहा है। ये आरएसएस प्लानिंग करके और उनको लाती है, पहले उनको ऑफिसर बनवा के आहिस्ता आहिस्ता अच्छी जगह पे लाती है। जब वो रिटायर हो जाते हैं किसी को गवर्नर बनाते हैं और किसी को दूसरा। हमारे लिए लेकिन हसन अहमद साहब अब आप क्या कहेंगे? क्या अब इन मुकाबला दिलचस्प हो गया है? अरविंद केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी होने जा रहा है, ऐसा लगता है? हम किरण बेदी जी के बहुत आदर करते हैं। हम किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। हम किसी किरण बेदी से डरते नहीं हैं। हमने 15 साल दिल्ली में राज किया, 65 साल से ज्यादा यहाँ आजादी को हो गए, मेजोरिटी में हम रहे हैं। हम डरते नहीं। इनका तो 1 पॉइंट प्रोग्राम है, करप्शन 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 करप्शन। जी, लेकिन हसन अहमद साहब, जो तस्वीर नजर आ रही है आम लोगों की जो राय, जो सर्वेज आ रहे हैं उसके मुताबिक कहीं ना कहीं से आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी ही लग रहा है अभी तक। हालांकि कांग्रेस का दावा जरूर है। सोमनाथ भारती साहब आप क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको, क्या वाकई कहीं ना कहीं से अगर किरण बेदी को बीजेपी तैयार करती है खड़ा करने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो क्या मूव होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी? यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए बड़ा चैलेंज भी होगा। देखिए, चैलेंज हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो इस वक्त दिल्ली का मूड है, दिल्ली में हम टेस्टेड एंड ट्राइड हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, बीजेपी ऐसी दलदल है जो कि अपने को बचाने के लिए किसी को भी उस दलदल में खींच के गंदा कर देगी। जब से ये जो सतीश उपाध्याय जी के खिलाफ जो मीटर वाला मामला आया है, बिल्कुल इनके होश उड़ गए कि अब क्या करें। अब तो जो इनका क्रोनी कैपिटलिस्ट के साथ जो नेक्सस है वो सब कुछ खुल के आ गया। अब ऐसे दलदल में किरण जी अगर उतरी हैं तो किरण जी अपना दामन बचा लें, वही काफी होगा। जी जी। इस वक्त तो भाजपा वो डूबती नैया है कि जो यहां जाएगा वही डूबेगा। जी, लेकिन दिल्ली के मामले में भाजपा डूबती नैया है। जी, लेकिन पर्सनली अगर हम कहें तो किरण बेदी की छवि, उनकी इमेज कहीं ना कहीं से बेहतर रही है। एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की इमेज भी तो रही है उनकी, आवाम में ये भी तो इमेज है। पर्सनल क्रेडिबिलिटी पे मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूंगा इस वक्त, क्योंकि यहाँ मामला है दिल्ली वासियों की जनसेवा का। मुझे समझ में नहीं आता कि वो पार्टी जो कि कह रही है कि हिंदू महिलाएं 4 बच्चे पैदा करें, वो पार्टी जो कह रही है कि अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे माँ बाप का आदर नहीं करते हैं, वो पार्टी जो कह रही है कि लड़कियां जींस ना पहने, लड़कियां मोबाइल फोन यूज ना करें, ऐसे पार्टी को किरण जी ज्वाइन करके क्या दिखाना चाहती है, मुझे समझ में नहीं आता। जी जी जी, आपके मुताबिक सवाल तो है। हसन अहमद साहब, आप अपने आप को कहां पा रहे हैं? कांग्रेस इस मुकाबले में कहां पा रही है अपने आप को? कांग्रेस के साथ मैं आपको बता रहा हूं, अचंभे वाला रिजल्ट होगा। किरण बेदी जी और दूसरे लोग इस तूफान में साफ हो जाएंगे, इनका पता नहीं लगेगा। हम गरीब के साथ हैं, अमीरों के साथ नहीं है। ये अमीरों की पार्टी है, ये आईएएस और आईपीएस के लोगों की पार्टी है जी। ये आर्मी के रिटायर्ड चीफ जनरल की पार्टी है। हम लोग गरीबों के साथ हैं। गरीबों के साथ अभी यहाँ मीटिंग में बैठा हूँ, जो हैंड टू दी माउथ हैं, जो दिन में काम करते हैं रात को खाते हैं जी। तो हम लोग हवाबाज नहीं है, हम लोगों में काम कर रहे जी। हैं। और सरकार बीजेपी की किसी का बाप नहीं बना सकता। लोग नाराज हैं, जो जिसको वोट देगी जनता वही सरकार में आएगा। यकीनी तौर पर जिसको जनता वोट देगी वही सरकार बनाएगा। लेकिन सोमनाथ भारती साहब, क्या कांग्रेस को कहीं पाते हैं? कांग्रेस का दावा है कि वो अचंभा और चौंकाने वाला नतीजा आएगा। भाई साहब, ये खालिद भाई जो महाजन भाई बोल रहे हैं, जी जी, इससे एक बात तो साफ साफ नजर आती है कि इन्होंने गरीबी को बिल्कुल एक तरह से कायम रखा है। जैसे कहते हैं ना, अंधेरा कायम रहे। जी जी। ये चाहते गरीबी कायम रहे और शिक्षा कायम रहे। जिस तरह की बातें कर रहे हैं,
ये कांग्रेस का ही देन है इस देश में कि गरीबी अभी तक कायम है। कांग्रेस ने गरीबी को कायम रखने पे खरबों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये कांग्रेस की देन है इस देश में कि शिक्षा आज कायम है। ये चाहते हैं कि गरीब गरीब रहे और अमीर अमीर होता जाए। इनके काउंसलर्स, इनके एमएलए, इनके नेता 1,78,000 करोड़, 70,000 करोड़ एक से एक स्कैम किए हैं और इन्होंने जानबूझ करके गरीब को गरीब रखा है जिससे कि इन निकम्मों को चुनते रहेंगे। दूसरी चीज, एमसीडी का जो 7 साल का निकम्मापन है भाजपा का, ये ख्याल रखिएगा, उसको कैसे धोएगी ये पाप। एमसीडी आज के तारीख में पूरे दिल्ली में एक मेनेस की तरह है, एक ऐसा कीड़ा है जो दिल्ली वासियों को हर एंगल से डसा है। उसको कैसे धो पाएगी भाजपा। भाजपा को मालूम है एमसीडी का जो 7 साल का इसका कुशासन है, जो दिल्ली वासियों को लूटा है दोनों हाथ से, वो दिल्ली वासी जानते हैं कि भाजपा की नीयत में ही नहीं है कि सुशासन दे सके। जी, लेकिन कई झटके आम आदमी पार्टी को दरमियान में लगे हैं। अगर हम लीडर के तौर पर बात करें, कई लीडरान छोड़कर भी गए हैं। शादिया इल्मी एक बड़ा नाम था आपके पास, वो अब बीजेपी में शामिल होने का इशारा दे रही हैं। भाई अभी तक तो इशारा ही दे रही है, अभी तक तो हुआ नहीं है जी। अब शादिया जी को मैं पर्सनली जानता हूं। अब ये कब कहां, बीजेपी इस वक्त बिल्कुल ही एक बदहवासी में जी रही है। बीजेपी ऐसा कॉर्नर, उनको पता है कि रथ रुकने वाला है उनका यहाँ पे दिल्ली में, और उसके बाद कहीं रथ नहीं चलेगा इनका। इनको पता है कि इनका एक्सपोजर बिल्कुल सुनिश्चित है दिल्ली के अंदर। हरियाणा में, झारखंड में और इन जगहों पे कोई ऑनेस्ट चॉइस नहीं था जनता के लिए। इस कारण उन्होंने वहां पे लोगों को बेवकूफ बनाया। पिछले 8 महीने उन्होंने क्या दिया है देश को, क्या पूरा किया है। बीजेपी आज तक एक शब्द नहीं बोल पा रही कि एमसीडी में 7 साल क्या किया इन्होंने। 7 साल एमसीडी रहने के बावजूद वो वोट मांगते हैं मोदी जी के नाम पे। शर्म आनी चाहिए इनको। जी, कांग्रेस के एक सीनियर लीडर से बात जब मेरी हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस वो बहुत बड़े बड़े दावे तो नहीं करेंगे, लेकिन इतना दावा जरूर है कि दिल्ली में कांग्रेस के बगैर हुकूमत नहीं बन पाएगी। तो क्या पिछले बार जैसी ही हालत होगी तो क्या आप फिर कांग्रेस का सपोर्ट लेकर हुकूमत बनाएंगे? आप ये देखिए कि हमारी जो यात्रा रही है, पिछले चुनाव में हम थे वोट कटवा, इस चुनाव में कांग्रेस हो गई वोट कटवा। 125 साल पुरानी पार्टी, महात्मा गांधी की पार्टी, एक से एक इनमें सालवोट हुए। इन्होंने कांग्रेस की आज हालत क्या करी है, इनको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस की इन्होंने हालत कर दी बिल्कुल उन लोगों जैसे जो भारत माता को दोनों हाथों से नोच करके इन्होंने खाया है। एक एक स्कैम का साइज इतना बड़ा है, कई कई देश चल जाए उसके ऊपर। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम गरीबों के बीच में बैठे, ये गरीबों को पालना चाहते हैं। ये चाहते क्या है? देश में शिक्षा और गरीबी होने के 2 कारण है, एक है भाजपा, एक है कांग्रेस। जिस दिन ये दोनों पार्टियां ये रियलाइज कर लेंगी, उसी दिन भारत वर्ष ऊपर उठ पाएगा। जी, ये हसन अहमद साहब, आप क्या रिएक्शन देंगे जो सोमनाथ भारती साहब बोल रहे हैं कि कांग्रेस इस मर्तबा वोट कटवा पार्टी हो गई है? क्या हो गई? वोट काटने वाली पार्टी हो गई है कांग्रेस इस मर्तबा इस इलेक्शन में, ये सोमनाथ भारती साहब बोल रहे हैं। रिजल्ट आएगा, इनको पता लगेगा। ये एजेंट है बीजेपी के, मुसलमान इनको टकटकी लगाकर देख रहा है, इनको बख्शेगा नहीं मुसलमान किसी हालत में भी। जी, लेकिन कहीं ना कहीं से पिछली बार जो सीट आई थी आपकी 8 सीट, आम तौर पर जो है आपके बड़े लीडरान भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़े बड़े दावे तो नहीं होंगे, मैं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के बगैर हुकूमत नहीं बन पाएगी, कांग्रेस का एक अहम रोल होगा। जानता, लेकिन हमारी 38 से 40 के बीच में सीट आ रही है। वो लोग लीडर क्या बोल रहे मैं नहीं जानता। मैं तो सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी की लीडरशिप में जो पार्टी है, वो दिल्ली में इंडिपेंडेंट तरीके से सरकार बनाएगी। माहौल बदल रहा है, लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, लोग आप पार्टी के खिलाफ हैं। ये दोनों मिले हुए हैं, एक दूसरे के एजेंट हैं और बीजेपी इनको पैसा दे रही है। इनका क्या है, रात को मान ले जाते हैं आराम से। लेकिन हसन अहमद साहब, आप जितने नंबर का दावा कर रहे हैं, जितनी सीटों का दावा कर रहे हैं, क्या वाकई वो तमाम लोगों के लिए चौंकाने वाली बात नहीं? क्योंकि आप 8 से 38 की बात कर रहे हैं, तो क्या जिस तरह से आम परसेप्शन है, तो क्या आम आदमी पार्टी 28 से 58 की बात क्यों ना करे, या बीजेपी 32 से 62 की बात क्यों ना करे? मैं तो कह रहा हूं 70 की बात करें, मैं क्या मना कर रहा हूं? मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आप पार्टी का जो भी वहां आदमी है, और खास तौर पे जो मुसलमान है, वो एजेंट है बीजेपी का। लोग टिकटिकी लगाकर देख रहे हैं, इनडायरेक्ट में दो या डायरेक्ट में दो बीजेपी को वोट जा रहा है।
जी जी। ये मुसलमान छोड़ेंगे नहीं इन मुसलमानों को, ये नंबर 2 के मुसलमान हैं, ये माल खा रहे हैं, बीजेपी से लोग देख रहे हैं, इनको बख्शेंगे नहीं। जी, लेकिन सोमनाथ भारती साहब आप क्या कहें? ये तो सेकुलर क्रेडेंशियल पर जो आम आदमी पार्टी के सवाल खड़े कर रहे हैं हसन अहमद साहब। हसन अहमद साहब जो भी कुछ कह रहे हैं बिल्कुल बौखलाहट में कह रहे हैं। इनको देखिए, कह रहे हैं बार बार मुसलमान मुसलमान। ये चाहते हैं कि मुसलमान कम्युनिटी, आज एक पूरा देश देख रहा है, मुसलमान कम्युनिटी अगर आज गरीब है, अशिक्षित है, बेरोजगार है, तो सिर्फ कांग्रेस जिम्मेवार है। कांग्रेस ने जानबूझ करके वोट बैंक की तरह इनको ट्रीट किया है। आज तक दिया क्या इन्होंने इनको? ना तो शिक्षा दी, ना सुरक्षा दी, ना इज्जत बख्शी, कुछ भी नहीं दिया, भिखमंगा बना के छोड़ दिया इन लोगों ने। ये चाहते हैं कि मुसलमान ना आगे बढ़े और इनकी जो सियासी चेहरे हैं वो बने रहें। आज तक इन्होंने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। आज भी राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बना रहे हैं, इनके काउंसलर्स, इनके एमएलए, ये देखिए सांसद तक उतर रहे हैं अब तो एमएलए के चुनाव में। इनकी इतनी बुरी हालत हो गई कि अजय माकन साहब भी अब विधायक का चुनाव लड़ेंगे, महावल मिश्रा भी विधायक का चुनाव लड़ेंगे। ये लोग कहाँ, किस मुंगेरी लाल के हसीन सपने में हसन भाई बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। जी, आप दोनों हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट असद रजा साहब। असद रजा साहब, आपने दोनों लीडरान की बात सुनी, एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को और बीजेपी ने जो कार्ड खेला है किरण बेदी का? हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट असद रजा साहब। फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हैं आम आदमी पार्टी के लीडर सोमनाथ भारती साहब और कांग्रेस के लीडर और फॉर्मर एमएलए हसन अहमद साहब। हसन अहमद साहब, आपकी पार्टी क्यों एमपीज को, जो फॉर्मर एमपीज हैं, उनको एमएलए का इलेक्शन लड़ाने के लिए मजबूर हो गई है? आखिर वजह क्या है? कौन सी हताशा या बौखलाहट है? कौन सी कमजोरी महसूस हो रही है अंदर में? हसन अहमद साहब, सोमनाथ भारती साहब, आखिर क्या लगता है आपको, इसे किस तौर पर देखा जाना चाहिए कि फॉर्मर एमपीज को इलेक्शन लड़ा रही है कांग्रेस? नहीं, कारण क्या है कि जो देखो, हम तो आम आदमी पार्टी उस मजबूरी में बनानी पड़ी जब हमने देख लिया कि भाजपा कांग्रेस किसी काम के नहीं, इनके कोई इरादे नहीं जनसेवा के, इन्हें कोई इरादे नहीं जन लोकपाल बिल लाने के, इन्हें कोई इरादे नहीं करप्ट को प्रोसिक्यूट करने के। उन हालात में आम आदमी पार्टी बनी। इन्होंने बकायदा कहा अगर पास करना है जन लोकपाल बिल, अगर प्रोसिक्यूट करना है करप्ट को, तो बना लो अपनी पार्टी, लड़ लो चुनाव, बना लो अपने कानून। तो अब तक हमने पार्टी बनाई। मैं जब एनालिसिस करता हूं पिछले 10 महीने का अपना राजनीतिक अनुभव का, ये दोनों पार्टियों ने बिल्कुल ऐसा माहौल क्रिएट किया है। कांग्रेस का करप्ट भाजपा के शासनकाल में प्रोसिक्यूट नहीं होगा, भाजपा का करप्ट कांग्रेस के शासनकाल में प्रोसिक्यूट नहीं होगा। इन दोनों पार्टियों ने बिल्कुल ऐसी मिली भगत करी है कि जनता बेवकूफ बनती रहे। एक हिंदुओं को बेवकूफ बनाना चाहती है और एक मुसलमान को बेवकूफ बना रही है। इन दोनों पार्टियों ने कॉमनल ऐसा रंग लिया है कि देश में कोई ग्रोथ हो ही नहीं सकता इन दोनों के रहते। इन दोनों के रहते कोई संविधान का भरपूर पालन नहीं हो सकता, कोई नए कानून नहीं बन सकते, महिलाएं सुरक्षित नहीं हो सकती, बच्चों का शिक्षा नहीं हो सकता, बुजुर्गों का सम्मान नहीं हो सकता, सड़कें नहीं बन सकती, कुछ नहीं हो सकता इन दोनों के रहते। इन दोनों के नेताओं के पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं हर जगह। हर नेता इस शहर में एक उनके पास कोई न कोई प्राइवेट स्कूल है, कोई न कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है। आप सोचो कि अगर एक नेता के पास प्राइवेट स्कूल है, वो क्यों इंश्योर करेगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल से उसकी शिक्षा का स्तर बढ़िया हो? कर ही नहीं सकता। तो ये फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों पार्टी के नेताओं के बीच में है और इन्हीं कारण से इनसे भला नहीं हो सकता है। कितना विचार आवाम का आपके मुताबिक भला ये दोनों पार्टियां नहीं कर सकती। लेकिन दिल्ली इलेक्शन को लेकर जो सवाल हम कर रहे थे हसन अहमद साहब से, उनसे राब्ता बीच में टूट गया था। हसन अहमद साहब, आखिर कांग्रेस में कौन सी कमजोरी महसूस हो रही है? क्या अंदर मंथन या एनालिसिस चल रही है कि जो फॉर्मर एमपीज हैं, महाबल मिश्रा, अजय माकन, इन लोगों को असेंबली का इलेक्शन लड़वाने की नौबत आ गई है?
आप बहुत अच्छे एंकर हैं और बहुत अच्छा आप बोलते हैं, लोगों से आप निकलवाते हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, क्या लोकतंत्र में अगर एक एमपी का इलेक्शन लड़ा तो क्या दोबारा एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ सकता? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। नहीं, एक आज हमारी पार्टी को जरूरत है अजय माखन की, वो एमएलए में जीत सकते हैं, या महाबल मिश्रा की, तो इसमें कौन सी बुरी बात हो गई? ये हमारा इंटरनल मामला, हम किसको लड़ाएं या ना लड़ाएं, इनको काहे की चिंता हो रही है, मुझे बताइए आप। जी, लेकिन मैं आपको बता दूं हसन अहमद साहब, ये सवाल सोमनाथ भारती साहब उठा रहे थे और कई एनालिस्ट भी उठा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस को क्यों ऐसी नौबत आ गई कि उनके फॉर्मर एमपी असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। घर की चिंता करें, ये हमारे घर में काहे को जाग रहे हैं? भाई आप अपने घर की चिंता करो, आप लाओ चिंता, हम किसी को लड़ाएं। इसका मतलब थोड़ी है कि ये हमारे घर की चिंता, हमने बता दिया 38 से 40 के बीच में हमारी सीटें आएंगी, इनकी हवा निकली पड़ी है। ये आप पार्टी जो है ये बीजेपी की नंबर 2 पार्टी है, ये बीजेपी को फायदा उठाने के अंदर आप इनका रिकॉर्ड देख लें, मुसलमानों को ये बुद्धू बनाने में लगे हैं। ये आने वाले वक्त में आज मुसलमानों को पता लग रहा है और कल आने वाले वक्त में पता लगेगा। मुसलमान इनके कहने में आने वाला नहीं है, वो खुलकर खड़े होकर मैं पूछना चाहता हूं, ये जो यहाँ, लेकिन हसन अहमद साहब, एक सवाल जो सोमनाथ भारती साहब ने किया है और भी कई लीडरान कर चुके हैं कि मुसलमानों की जो बदहाली है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, इन 60 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये सवाल उन्हीं का है, अभी सोमनाथ भारती साहब ने यह सवाल उठाया था। फिर जी, तो ये झूठे लोग हैं, इनको कोई किसी से लेना देना नहीं है। ये आरएसएस की टीम है, इन्होंने कुछ खरीद के मुसलमानों को रख लिया इसमें। नहीं, आमतौर पर मुसलमानों की बदहाली की बात कर रहे थे सोमनाथ भारती साहब की। मुल्क में जो मुसलमानों की बदहाली है, जिसकी वजह से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी आई है, वो भी इस बात को जाहिर करती है कि वो जो हालत हुई है वो कांग्रेस के रूल में ही वो हालत हुई है। कांग्रेस ने तो हमेशा मुसलमानों की तरफ देखा है, इन आरएसएस के लोगों ने कभी बढ़ने नहीं दिया। सोमनाथ भारती साहब, अब आप क्या कहेंगे हसन अहमद साहब जो बोल रहे हैं? आपके पास कोई जवाब नहीं है। सचर कमेटी की रिपोर्ट जैसा आपने कोट किया सब कुछ बता चुकी है। मेरे अपने क्षेत्र में एक हौजरानी एरिया है, मैं जब जाता हूँ वहां पे गिनती करता हूँ, भाई कितने इंजीनियर्स हैं यहाँ, कितने डॉक्टर्स हैं यहाँ, कितने लॉयर्स हैं यहाँ, कोई नहीं है। सबको इन्होंने मैकेनिक बना के छोड़ दिया, सबको ऐसी बदतर हालत में इन्होंने छोड़ दी। ना शिक्षा है, ना सुरक्षा है, पुलिस से इनको डर लगता है। जब से सोमनाथ भारती आए तब से सभी लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इन नेताओं ने ऐसा जाल बिछाया है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सबके इर्द गिर्द, कि आज के तारीख में बिल्कुल इन्होंने जनता को मंगता बना दिया है, जनता को कटोरा दे दिया हाथ में। ये समझते हैं कि ये भी उपकार करेंगे ऊपर। नेता तो नौकर बनता है, प्रजातंत्र में प्रजा मालिक होती है, एमएलए सांसद नौकर है नेता का। यकीनी तौर पर प्रजा जो है, अवाम जो है वो मालिक है लोकतंत्र में, जमहूरियत में। अब अवाम जो मालिक है वो किसको अपना हुकूमत चलाने के लिए अपना नौकर चुनती है, अपना सीएम चुनती है, ये अवाम तय करेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सोमनाथ भारती साहब और हसन अहमद साहब, फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन जानना चाहेंगे असद रज़ा साहब, दोनों की बात आपने सुनी। हसन अहमद साहब मुसलसल जो सेकुलर क्रेडेंशियल्स है आम आदमी पार्टी का, उस पर भी सवाल उठा रहे थे। कुल मिलाकर मुख्तसरन जानना चाहेंगे कि दिल्ली के इलेक्शन को जो हालात अब तक बने हैं, जो सीन नजर आ रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो एक है कि जो इल्जाम लगा रहे थे दोनों लीडर, वो कह रहे थे कि एमपी क्यों खड़े कर रहे हैं, हारे हुए एमपी। तो हारे हुए एमपी का इलेक्शन तो हारे हुए खुद केजरीवाल भी हैं, वो बनारस से एमपी का इलेक्शन लड़े, चल हार गए। अब वो क्यों एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं? तो ये कोई मुद्दा नहीं है। इलेक्शन कांग्रेस किसे लड़ाती है, बीजेपी किसे लड़ाती है, असली जो इशू है वो ये है कि आवाम की भलाई के लिए, करप्शन के खात्मे के लिए तीनों पार्टियां क्या वादे नहीं बल्कि अमल कैसे करने का तरीका, मतलब उसका जो लाए अमल जो है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है, वो क्या पेश करती हैं आवाम के सामने, उस पर आवाम वोट देंगे। वादों से कुछ नहीं होता। अच्छे दिन के वादे तो मैं भी कर लूं, आप भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। अब सवाल यह है कि उसके लिए
लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, बीजेपी की लाइन ऑफ एक्शन जी, यानी वादे अब बहुत हो चुके हैं, अब लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, अब अमल दरामद कैसे किया जाएगा उन वादों पर, इस पर वोट होगा, इस पर अवाम वोट देने वाली है इस मरतबा दिल्ली में। और यकीनी तौर पर वोट देने का क्राइटेरिया भी यही होना चाहिए कि जो वादे किए जा रहे हैं उस पर अमल दरामद कैसे होगा, कितनी जल्दी होगा, डेवलपमेंट के का जो एजेंडा है उसे कितनी जल्दी पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया असद रजा साहब इस स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए। आपका भी शुक्रिया खालिद साहब। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।